नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये निश्चय क्लासेस की वीकली करंट अफेयर्स है जो कि एवरी संडे को आता है। ठीक है, हर संडे को सुबह 7 बजे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूरे हफ्ते हमने जो भी पढ़ा है 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक, उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को डायरेक्टर अभी अभी अपॉइंट हुए हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। ए राहुल नवीन, बी विनय मोहन क्वात्रा, सी पी हरीश या डी टीवी स्वामीनाथन। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए राहुल नवीन को अभी हाल ही में, जो कि एक आईआरएस ऑफिसर हैं, उनको अभी इस पद पे नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उन सबको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला प्रतिनिधि थी। ठीक है, नए कैबिनेट सचिव हमारे बने हैं टीवी सोमनाथन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व बने हैं पी हरीश। ध्यान रखिए, ऑप्शन में था ना भी। यूपीएससी की नए चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन। वहीं चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबीलन साई को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का अध्यक्ष बाब राय को चुना गया है। डॉक्टर प्रिंस्टर आईसीए और सीमाफार के अभी हाल ही में निदेशक चुने गए हैं। शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट के लिए चुना गया है। मतलब जो एस्ट्रोनॉट इंडिया की तरफ से जाएंगे उनमें ये शुभांशु शुक्ला है। ध्यान रखिएगा। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। वहीं विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में राजदूत बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से। अगला प्रश्न है कि नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने आपको याद करिए, जब भी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे तब भी बताया था ना। तो टीवी सोमनाथन, ये ध्यान रखिए, नए कैबिनेट सेक्रेटरी ये है टीवी सोमनाथन। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न देखें कि टीम इंडिया के गेंदबाज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में इंडिया के बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। किसको? मॉर्ने मॉर्कल। ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के ये प्लेयर हैं, वहां के तेज गेंदबाज। इससे पहले यह पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब वहां के हेड कोच थे। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मोनोलो मॉर्कोस क्या है? ये फुटबॉल के हमारे हेड कोच हैं। ठीक है, फुटबॉल टीम के हेड कोच। अब पीआर श्रीजेश अभी जूनियर हॉकी टीम है ना, जो इसके हेड कोच बने हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में हमारी हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। आपको पता ही हो गया है ना, इतना तो आप मुझे लगता है जागरूक हो गए। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का जो क्रिकेट है ना, उसका हेड कोच बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। आईएसए के साथ साथ हाल ही फिलहाल में जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। तो बीसीसीआई के सचिव पूछा जा सकता है, तो जय शाह। कब फाउंडेड हुई? तो बीसीसीआई 1928 में। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थाईलैंड के सबसे कम उम्र के पीएम कौन बनेगा? ये भी 17 तारीख को ये बने हैं। ये ध्यान रखिएगा, या बनी है, जो भी है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए साइमन हारिस, बी पी स्वामीनाथन, या सी पॉल कगामे, या डी गैब्रियल अट्टल। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है बी पी स्वामीनाथन। ये ध्यान रखिएगा। तो स्वामीनाथन जो भी बनी है ये सबसे यंगेस्ट है। ध्यान रखिएगा, थाईलैंड की बनने वाली सबसे यंगेस्ट और महिला है एक तरह से, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल कगामे अगर हम देखें तो, और गैब्रियल अट्टल और साइमन हारिस ये आइसलैंड की है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और वहीं गैब्रियल अट्टल जो है ना, ये फ्रांस के सबसे युवा और गे प्रेसिडेंट है। सबसे युवा और गे प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में देने के पॉल कगामे रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, रवांडा के चौथी बार। ये ध्यान रखिए। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएम और प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंट हुए उनको हम देख लेते हैं। रवांडा के राष्ट्रपति बताया पॉल कगामे। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने हैं अजाली ओस्मानी। वह कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य की पीएम बनी है जुडिस सुमिनावा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं बोसिर डिमन पे। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं नयाफ फुकेले। और मैक्सिको के राष्ट्रपति बने हैं क्लाउडिया शिनबाग। ये ध्यान रखिएगा। वही नए प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम में सर कीर स्टारर। आइसलैंड के पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल अट्टल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पोर्चुगल के पीएम बने हैं लुई मॉन्टिनाग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुलिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न अगर देखें तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तो ग्लोबल साउथ समिट की बात हो रही है। जैसे ये हमारा ग्लोब है ना, तो इसमें जो ये कंट्रीज खासकर साउथ में है, खासकर वही देश, हम सारे नहीं बोल रहा हूं,
खासकर जो साउथ में है इक्वेटर के, उन्हें ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो नॉर्थ में है ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया 2024 की मेजबानी इस साल कौन कर रहा है, तो भैया इसका एक ही उत्तर है सी, इंडिया कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल्ली में इसकी मेजबानी की जाएगी। अच्छा, ग्लोबल साउथ मैंने आपको बता दिया, अगर मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और समझ में आ जाएगा चीजें। तो ये देखिए, ग्लोबल साउथ में खासकर वही देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड है, मतलब अभी विकासशील हैं या फिर बहुत ही न्यूनतम वर्ग की हैं। जैसे आप साउथ अमेरिका के सारे देश लिख लीजिए, मैक्सिको ले लीजिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा ही ले लीजिए, एशिया का ये पार्ट ले लीजिए, ठीक है, चाइना छोड़ के मंगोल ले लीजिए, यहाँ पर इंडोनेशिया, ये सब, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी हाल ही में समिट्स हुए हैं सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जब भारत यूनेस्को विश्व धरोहर की समिति की 46वां संस्करण इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2024 में, ध्यान रखिए, दिल्ली में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो, पूछा जा सकता है वाइब्रेंट गुजरात तो कहां, गांधीनगर में हुआ था, अहमदाबाद मत लिखना, सब लोग अहमदाबाद लगा देते हैं। वहीं 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ था। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, इनको आप कहीं एक जगह नहीं पाओगे, तो इसीलिए कृपया करके एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें इन सबको उतार लीजिए। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको भविष्य की आने वाली वीडियो से आप अवगत हो सके। यू मस्ट बी अवेयर एंड मस्ट बी, जिसे कहते हैं कि आपको पता चल सके, कि नोटिफिकेशन आ सके कि आप हमारे करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, आपका सच कह रहे हैं कोई एग्जाम छूटेगा नहीं। पहला भारत स्टीमर बॉयलर कहां पे हुआ था, एक्सपो गुवाहाटी असम। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 नई दिल्ली होस्ट करा है, इस बार सेकंड बार इंडिया ने। एआई सुरक्षा पर पहला सम्मेलन आपको पता है यूके के ब्लाचले में हुआ था। एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन साउथ कोरिया सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूएई, ठीक है, मदसर कंपनी ने ऑर्गेनाइज कराया था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर समिट ब्रुसेल्स बेल्जियम। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली, तो इसमें ग्रीस ने पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखिएगा। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी असम। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, इसका सही उत्तर है बी, मंकी पॉक्स, ये ध्यान रखिए। एम पॉक्स या मंकी पॉक्स कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और अफ्रीका में अन्य जगहों पर अभी मंकी पॉक्स का प्रकोप देखा गया था, जिसकी वजह से ये घोषित किया गया है। तो मंकी पॉक्स को एम पॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 देशों में भी हाल ही में फैला, पाकिस्तान में भी इसका केस आज पाया गया था 17 तारीख को, ध्यान रखिएगा। वहीं पूर्वी अफ्रीकी देशों में पहली बार एम पॉक्स की पहचान बुंडेरी, केन्या और रवांडा में हुई थी। अच्छा, चलो WHO की बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापित कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में। WHO के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS, ठीक है, ध्यान रखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, का उद्घाटन कहां किया है, तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में किया है। तो इसके साथ यह कीटों को प्रबंधन के लिए एक नई AI आधारित निगरानी प्रणाली है, ठीक है, कीटनाशक। वहीं NPSS का उद्देश्य किसानों को हानिकारक कीटनाशकों और कीटनाशकों की पहचान करने में मदद करना है, जिससे फसल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हाल ही में सरकार ने 109 उच्च उपज, जलवायु रहित और जैव फोर्टिफाइड फसल किस्में जारी की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं, इसका सही उत्तर है बी, 4 कीर्ति चक्र, ध्यान रखिए। 3 मरणोपरांत हैं और एक जो भी सर्विस में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ध्यान रखिए, केंद्र ने वीरता के लिए 213, ठीक है, और विशिष्ट सेवा के लिए 94, सराहनीय सेवा के लिए 729 और पुलिस मेडल 137 दिए हैं, 1037। तो साथ साथ में ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 शौर्य चक्र, 63 सेना पदक, 11 नौसेना पदक और 6 वायुसेना पदक दिए हैं। कीर्ति चक्र मनप्रीत सिंह मरणोपरांत दिया गया है, रवि कुमार मरणोपरांत, हिमांशु भट्ट मरणोपरांत और रामा गोपाल नायडू को दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 18वें सदस्य राज्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ए, जर्मनी, ध्यान रखिए, 18वां देश बना है, किसमें, तो यूनाइटेड नेशंस कमांड काउंसिल में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी दक्षिण कोरिया के 18वें सदस्य राज्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ।
1950 में स्थापित की गई थी। यूएनसी को शांति बहाल करने और कोरियाई विश्व युद्ध रोकने के लिए बनाया गया था। तो आपको पता ना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया आपस में इनकी ना वार ना हो जाए, इसलिए इसको बनाया गया था। वहीं जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्क्लोज, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो भैया इस बार जीता है अत्तम। ये मलयालम मूवी है, ठीक है। और खासकर लोग 12th फेल लगाएंगे, हमें पता है ना, लोगों की मानसिकता यहीं पे एग्जाम जांचती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अत्तम, इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मलयालम फिल्म अत्तम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार सूरज बड़दातिया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नित्या मेनन थिरुचितम्बकम के लिए और मानसी पारेख को द कच्छ एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। वहीं इसका योजना का मूल कारण क्या है? तो 21 से 65 वर्ष की जितनी भी आयु की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो ये किससे प्रेरित है? तो लाडली बहन योजना याद है मध्य प्रदेश में, उससे प्रेरित है, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए खासकर स्कीम आई है, जो वो है सारी रिवाइज कर लेते हैं हम यहाँ। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश ने, और लड़की बहन योजना महाराष्ट्र, महिला सम्मान योजना दिल्ली, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश, सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। वहीं लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड। झारखंड के सीएम कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भैया इसका नाम है बी, आईएनएस अरिघात, ध्यान रखिएगा, आईएनएस अरिघात। इसी के साथ आपको इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि यह दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ठीक है। और आईएनएस, इसका नाम क्या है? आईएनएस अरिघात, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगले साल की शुरुआत में तीसरे एसएलबीएन आईएनएस अरिदमन, तीसरा कौन सा होगा? आईएनएस अरिदमन, ये आपको ध्यान रखना है कि आगामी कमीशन के लिए इसकी बात चल रही है। आईएनएस अरिहंत पहला था, पूछा जाए तो आईएनएस अरिहंत पहला था, जिसे 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था, पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल। वहीं भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल कुमार चौहान, नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नटवर सिंह का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा पॉलिटिक्स से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, साथ में ये डिप्लोमेट भी थे, मतलब हमारे देश के राजदूत भी रह चुके हैं, ठीक है, आईएफएस ऑफिसर थे। इसी के साथ आइए जितने भी मरणोपरांत अभी जितने भी ओबिचुरीज हुई इंपॉर्टेंट, उन सबको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सुशीला मोदी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ था। सलाम बिन रजाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पॉल अलेक्जेंडर अमरीकी द मैन एंड द आयरन लंग नाम से फेमस थे, इनका निधन हो गया था। गजल गायक आपको पता ही होगा पंकज उधास का जन्म अभी मृत्यु हो गई थी। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया था। भारत की पहली ओरल मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाली डॉक्टर आर नित्या का निधन हो गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की तमिलनाडु, उनका निधन हो गया था। अंशुमन गायकवाड़ क्रिकेटर थे, इनका निधन। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री, इनका भी निधन हो गया। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक, इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी मुनल उपग्रह के प्रशिक्षण में नेपाल की मदद करेगी? तो भैया नेपाल की मदद एक ही देश करेगा, इसरो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल की कैपिटल बात करें तो काठमांडू। करेंसी इसकी नेपाली रूपी। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल। वहीं अगर हम बात करें नेपाल से ना, तो नेपाल से पूछा जाता है कई बार कितने हमारे राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से उत्तराखंड, ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और ये आपका वेस्ट बंगाल, तो इतने सारे हमारे ये वाला जो एरिया ना डिस्प्यूटेड है इंडिया के साथ, इसे कहते हैं काला पानी रीजन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले मैं नेपाल के साथ हम जो भी चीजें साझा करते हैं उनको यहाँ रिवाइज कराना चाहता हूँ। जैसे विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्य शाखा है,
ठीक है, इसीलिए इसरो आंसर लगवाया था। मुनल उपग्रह नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है, उनकी जगह केपी ओली शर्मा बने हैं, ठीक है, केपी शर्मा ओली। वहीं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हम शांति प्रयास और सूर्य किरण नेपाल के साथ करते हैं। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत के लिए 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं गाई जन्ना उत्सव नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भैया 6, ध्यान रखना 6। सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं अगर बोला जाए तो बताइए? यूएसए, ध्यान रखें नंबर 1 पे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ओलंपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भाला की इस प्रथा में रजत पदक जीता है। वही भारत ने ओलंपिक 2024 की हॉकी इस प्रथा में कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कसाल ने पुरुष में 50 मीटर की राइफल में कांस्य पदक जीता है। सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में कांस्य पदक जीता है पिस्तल इस प्रथा में। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने। बिल्किश मीर पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्म उद्यान की भारत की तरफ से पहली जूरी सदस्य बनी। अभिनव बिंद्रा को टॉर्च वीरर बनाया गया था। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की महिला ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु। पेरिस ओलंपिक्स में पुरुष ध्वजवाहक थे शरद कमल। थॉमस बाक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस ओलंपिक में 2024 के अध्यक्ष बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के मस्कट है ओलंपिक फ्रिज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ध्यान रखिए, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यह दिन समाज को बेहतर बनाने और युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका पहचानने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समर्पित है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का विषय है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त को 1999 में इसकी घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र यूएन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसे 1945 में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान 193 देश हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 में भाग लिया है? तो उदार शक्ति में हाल ही में मलेशिया ने भाग लिया है, ठीक है, मलेशिया। इसी के साथ यह ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी सैन्य अभ्यास हैं उनको अपने यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे डाइजर साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में, अयुथामा एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में, साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में, खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान। तो 2024 की हम सारी बात कर रहे हैं। देखो यह कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के बागहोल में। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नाटो ऑर्गेनाइज करवाता है अपने देशों के लिए, 16 के 16 देश इसमें। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, यूएई 3 देश। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स, गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स, गरुण फ्रांस और इंडिया के साथ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया, सदा तंसीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, मिलान एक्सरसाइज इंडिया नेवल फोर्सेस कंडक्ट कराती है और इसे विशाखापट्टनम में इस बार कंडक्ट कराया गया था। कटलस एक्सरसाइज आईएनएस तीर ने पार्टिसिपेट किया था, 16 कंट्रीज ने इसमें टोटल पार्टिसिपेट किया था। वहीं कहाँ हुआ था? सीशल्स में, ध्यान रखिएगा। वहीं लेमिटे एक्सरसाइज इंडिया और सीशल्स के बीच में होता है। दोषी एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव और श्रीलंका तीनों दोस्त हैं। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया विशाखापट्टनम में हुआ था। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया यूएसए के बीच में होती है। टाइगर ट्रम्प यूएसए और इंडिया के बीच में होती है। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच में। 10 तिलक भारत और उज्बेकिस्तान। सागर कवच सेकंड एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा भाग लेती हैं। इस साल लक्षद्वीप में हुआ था भारत। काइजंग सहयोग इंडिया और जापान, चेन्नई में इस बार हुआ था तमिलनाडु, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्यूस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतरराष्ट्रीय मिशन है? तो ध्यान रखिएगा, इसको हाल ही में ना ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्टार्ट किया है। इसकी फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। बृहस्पति के चंद्रमाओं के विशेष रूप से यूरोप, गेरमेडा और ब्लैक्टोनिया का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। यह देखने के लिए कि क्या वहां जीवन संभव है कि नहीं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, वहीं यूरोपीय स्पेस मिशन की ध्यान रखिएगा, गठन हुआ था 1975 में और मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसे बांग्लादेश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए, सैयद रफात अहमद को। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद यूनुस को ना जब अभी शेख हसीना ने यहाँ से अपना त्याग पत्र देके भारत में शरण ली, तो इनको वहां का हाल फिलहाल में ना गवर्नमेंट केयर टेकर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट केयर टेकर इनको बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ मोहम्मद शाहबुद्दीन यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है। इनकी भी कुर्सी जाने वाली है। आइए इसी के साथ बांग्लादेश का एक बारी मैप देख लीजिए। ये है बांग्लादेश का मैप, कैपिटल इसकी ढाका है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिंदुओं को सीए के तहत सबसे पहले नागरिकता दी जाएगी? किस देश के हिंदुओं को? तो बांग्लादेश के, बी आंसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश। तो नागरिकता कानून संशोधन अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू सिख बौद्ध जो आए हैं ना, उन सबको नागरिकता दी जाएगी। तो ध्यान रखिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ गए हैं ना, उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी, उसके बाद के नहीं। अवैध प्रवासियों के लिए संशोधन असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ आदिवासी जैसे छठी अनुसूची में दिए गए हैं क्षेत्रों के साथ साथ बंगाल पूर्वी सीमा नियम, ठीक है, जिसे कहते हैं इनर लाइन परमिट, 1873 में आई थी ना इनर लाइन परमिट, जिसमें अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और लद्दाख द्वारा विनियमित राज्यों पर लागू नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कामिकेज ड्रोन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको किया है आपके NAL। ठीक है, NAL। ठीक है, ए आंसर रखिए, और खासकर लोग आंसर बी लगाते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया कामिकेज ड्रोन को ना डू एंड डाई ड्रोन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL ने इसे बनाया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इट इज डिजाइन एज अ डू एंड डाई अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इट कैन फ्लाई अप टू 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है एक बार चार्ज करने। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फूमियो किशिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की है? तो जापान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है फूमियो किशिदा, जिनके ऊपर अभी करप्शन के चार्जेस लगे हैं, इसलिए ये यहाँ का पद छोड़ना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टू व्हीलर कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिकल स्कूटर में कृत्रिम AI इंटीग्रेशन की घोषणा की है? तो ध्यान रखिए, ओला। ठीक है, ओला ने। यहाँ AI आधारित सारे प्रश्नों को हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ओला का पहला AI मॉडल क्या है? कृत्रिम, ओला ने लॉन्च किया है। जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज इन्फोसिस ने बनाया है। ओपन AI चैट GPT बनाया है। GPT की फॉर्म जनरेटिव PTN ट्रांसफॉर्मर। रशिया का AI चैट है गीगा चैट। किसने AIOTC प्रोग्राम लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से AI आधारित ऐप लॉन्च की है? अनुवादिनी। वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ड्रेस, मेडुसा ड्रेस बाय गूगल एम्प्लॉय क्रिस्टिना अर्न्स्ट। भारत की पहली AI सिटी बनेगी लखनऊ, यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। देश का पहला AI और रोबोटिक्स पार्क, आर्ट पार्क कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रिलायंस हनुमान नाम से AI चैटबॉट लॉन्च करेगी। भारत का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम है, शांतिगिरी विद्या भवन। भारत में विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? नाम है उसका इंद्रजाल। AI गॉडफादर कहते हैं जेफरी हिंटन को। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू एंड कश्मीर। दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने बनाया है? कॉग्निशन। AI सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके के ब्लेचले में हुआ था 2023। AI सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया। किस AI ने PM मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? भाषण लाइव। SC ने AI आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद का उपकरण किया सुहास नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूएन में रिप्रेजेंट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इसके लिए पार्थवानी हरीश, देखिए ना, पार्थन नेनी हरीश, या पी हरीश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वह टीवी सोमनाथन को आपको पता है कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका का हमारी तरफ से राजदूत बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहां शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर में। ठीक है, ओमकारेश्वर में। अच्छा, अगर जिला पूछेंगे तो खंडवा जिला। ठीक है, खंडवा जिला। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है और मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी अस्थाई, अस्थाई मतलब फ्लोटिंग है ना, ये तैर रही है पानी पे। सीएम है यहाँ के मोहन यादव मध्य प्रदेश का, राज्यपाल है गंगूभाई सी पटेल। ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, इसकी राजधानी है भोपाल, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए स्नातकोत्तर श्रेणी में NIUH NMCG सर्वश्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार किसको मिला है? तो साक्षी कटखाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ हाल ही फिलहाल में जितने भी अवार्ड देंगे उनको हम यहाँ रिवाइज कर लेंगे। जैसे गुल्डेप्पा हेलकरी अवार्ड तो सिद्धलिंगी पट्टानिशेट्टी को मिला है। विश्व प्रेस फोटो मोहम्मद सलेम को। आर्यभट्ट पुरस्कार पावलेरू सुब्बाराव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल तालाग्रैंड को। रामस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रिट्जगर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहते हैं श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को दिया गया है। KISS मानववादी पुरस्कार 2024 रतन टाटा को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहते हैं आलोक शुक्ला को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एवी वेंडरसन को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पनबर्ग कैरोस के लिए, तो इसको ट्रांसलेट किया है माइकल हाफमैन ने। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर कहते हैं पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है, असम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगनाई को दिया गया है। वहीं JEF ग्लोबल वाटरटेक अवार्ड 2024 केंद्रीय जल आयोग को मिला है इस साल, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सूची में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। अब इनकी टोटल संख्या हो गई है 85, ये आपको ध्यान रखिए। पहले कितने थे? 82, अब 3 और जुड़ गए हैं। अच्छा, 3 के नाम देख लेते हैं, कहां से हैं, किस राज्य से। तो तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश में तवा जलाशय, ये ध्यान रखना है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई है। वहीं तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है 18, इसके बाद उत्तर प्रदेश में। रामसर है क्या? रामसर एक सिटी का नाम है जो कि ईरान में है, ये ध्यान रखें। कहां पे? ईरान में, ये आपको ध्यान रखें। वहीं पे ना ये कन्वेंशन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय संधि जिसे कहते हैं आर्द्र भूमि कन्वेंशन भी इसको कहते हैं। 1971 में यह सम्मेलन हुआ था रामसर सिटी में, ठीक है। तब से हम इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है डेंगियोल, ठीक है। और मॉस्किटो जिसे कहते हैं ना, एक तो ये आपका डेंगू का है, और मलेरिया का जो पहला वैक्सीन है उसे कहते हैं मॉस्क्रिक्स। ये किसका है? मलेरिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मलेरिया का। आइए इसी के साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लें। तो ICMR और पेनेसिया बायोटेक ने बनाया इसको, ठीक है, ये ध्यान रखिए। किसने बनाया? पेनेसिया बायोटेक ने। और ICMR इसको अभी ट्रायल कंडक्ट करा, तीसरा ट्रायल अपने तीसरे ग्रुप में है। तो डेंगू भारत के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या में से एक है। वहीं डेंगू एडीज मच्छरों के काटने से होता है, ये प्रश्न आ चुका है कई बार SSC में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की स्थापना हुई थी 1911 में, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात हुई है किसकी? जूनियर मेंस हॉकी, तो इसका सही उत्तर है C PR श्रीजेश, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सबको हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा, सुमन कुमारी को BSF की पहली महिला स्नाइपर बनाया गया है। अनूप अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। AM खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का CEO। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई हेड। नवाब सलाम को ICG का नया अध्यक्ष। सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला TT। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं BN गंगाधर। मनोला मार्कोच को भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। जॉर्जेस एलहेरी को HSBC का नया CEO। उर्सुला वान डेर लेनन को 2024-29 के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका का राजदूत। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष से रॉबर्ट मेसोटा को बनाया गया है। महारेरा के अध्यक्ष बनाया गया है मनोज सैनी को। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL का CMD नियुक्त किया गया है। कोटेश्वर सिंह और R महादेवन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। सुमन सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर्स का अध्यक्ष बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर साल यौम आजादी पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस, ध्यान रखिए यौम आजादी इसको बोलते हैं, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ अगस्त के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो राष्ट्रीय पर्वतरोही दिवस 1 अगस्त को। राष्ट्रीय वर्ल्ड वाइड वाइड डे 1 अगस्त को। 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। हिरोशिमा वही है जापान पर जब USA ने बम गिराया था, एटम बम। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस।
9 अगस्त को नागासाकी डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे और 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न है लंबी दूरी का ग्लाइड बम LRG गौरव जो समाचारों में देखा गया है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है बी, DRDO। ठीक है, DRDO गौरव, ये ध्यान रखिएगा। वहीं भारतीय वायुसेना ने सुकोई 30 MK1 फाइटर जेट से इसका अभी हाल ही में लॉन्च चेक किया था। ठीक है, इसे कहते हैं प्रशिक्षण करना। तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, प्रश्न आ चुका है। मुख्यालय दिल्ली में है, अध्यक्ष इसके समीर V कामत, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भीम भारत इंटरफेयर फॉर मनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसका भी CEO ललिता नटराज को किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में ध्यान रखिए UPI भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा विकसित भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नियमित एक डिजिटल और रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इसे 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। उपयोगकर्ता आधार UPI इस टाइम ना 442 मिलियन लोग 424 मिलियन पीपल आर यूजिंग अक्रॉस इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड में अगर बात करें तो हाल ही में भूटान ने पहला देश था जिसने UPI को अपनाया। उसके बाद टोटल 12 देशों ने इसको अपनाया। हाल ही में UK और मॉरिशस ने इसे अपनाया है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास है, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण किया है? तो ऐसा कारनामा भैया चाइना ही कर सकता है। चाइना, क्या नाम है ड्रोन का? तो चीन के अब तक के अपने सबसे बड़े मानव रहित कार्गो ड्रोन का प्रशिक्षण किया। ड्रोन का नाम है HH-1000 कार्गो ड्रोन। ठीक है, चीन के उपराष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। राजधानी है यहाँ की बीजिंग। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसे देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इसका सही उत्तर है ध्यान के सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य जो भी छात्राएं हैं जो भी उनको 300 रुपए नगद रुपए दिए जाएंगे ताकि सैनिटरी पैड खरीद सके। तो पात्र की लड़कियां कौन है? 7वीं से 12वीं तक। वहीं मेंस्ट्रुएशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2016 में उदिता कार्यक्रम भी शुरू किया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उदिता के तहत 45 वर्ष तक महिला और लड़कियां हर महीने 6 सैनिटरी नैपकिन का मुफ्त पैकेट प्राप्त कर सकती हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। CM मोहन यादव, राज्यपाल गंगू भाई सी पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मॉडल सौर ग्राम कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में प्रति जिले में कितने मॉडल सौर ग्राम विकसित किए जाएंगे? तो एक, ध्यान रखिए एक, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, केक खाएंगे एक। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मॉडल सोलर विलेज जिसे कहते हैं, एक देखो रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत में प्रति जिले में एक मॉडल गांव। क्यों? ताकि देखो मॉडल गांव से ना दूसरे गांव इससे प्रेरित होंगे। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? 13 फरवरी 2024 को। तो PM सूर्य घर ना मुफ्त बिजली योजना के साथ साथ इसमें क्या है, रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे और साथ में हर परिवार को 300 रुपए यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसे अभी शपथ ली है? चौथी बार शपथ ली है, मैंने आपको 4 बार बता चुका हूं। तो इनका नाम है पॉल कगामे, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है हर साल विश्व अंग दान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस और 3 अगस्त को इंडियन डोनर डे, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है उनको रिवाइज कर लेते हैं अगस्त के। तो अभी मैंने आपको कराया था, आप एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पे इस पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं कहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? पूछी जा सकती है। और कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इसकी थीम है विकसित भारत, ध्यान रखिएगा। ये मत कर दीजिए विजन 2047, ये ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के पहले वाइसरॉय थे और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसरॉय, जिनकी वजह से यह विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान में, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में NFCF चीनी उद्योग संगोष्ठी कहाँ हुई, सिंपोजियम कहाँ हेल्ड हुआ? तो अभी हाल ही में गोवा में, दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली। तो गृह मंत्री ने सभी सहकारी चीनी मिलों के एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहा है। 2 साल के लक्ष्य दिया है। एथेनॉल का उत्पादन 2013-14 में 38 करोड़ लीटर था, अब कहीं जाके 2024 में 370 लीटर हो गया है। 2026 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 20% है। भारत दुनिया की चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ध्यान रखिए, नंबर 1, और दूसरा सबसे बड़ा पैदावार करता है, उत्पादक है।
अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन CIO का मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? तो 23 अगस्त को किया गया है। क्यों किया गया है? तो इसका कारण है कि जो हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उसकी वजह से प्रश्न आ सकता था। चंद्रयान 3 के मिशन के उल्लेखनीय सफलता के लिए हमने ये 23 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन से आंतरिक सुरक्षा से उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में लॉन्च किया था। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए इसके कि भाई ये वहां की सरजमी पे उतरा कब था ये चांद पे, तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास ये सफल लैंडिंग किया था। लैंडर का नाम क्या था? तो LV का बैग में तो तेरे लिया है, V से विक्रम, LV। रोवर का प्रज्ञा, तो RP है ना, या PR जो भी कह लो। और पॉइंट्स का नाम है शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति 2024 में भाग लिया? तो श्रीलंका, ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका। तो इस वर्ष का अभ्यास मदुरु युवा के श्रीलंका सेना प्रशिक्षण स्कूल में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास, IIT मद्रास। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसे जारी किया गया था। NIRF समग्र श्रेणी में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा है और IIS बेंगलुरु दूसरे स्थान पर। विश्वविद्यालय की श्रेणी में IIS बेंगलुरु सबसे आगे है, इसके बाद JNU है। वहीं IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद और एम्स क्रमशः इंजीनियरिंग में, प्रबंधन में और चिकित्सा में नंबर 1 श्रेणी पर रहे। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय पे अन्ना विश्वविद्यालय नंबर 1 पे रहा है, चेन्नई का। ओपन विश्वविद्यालय में इग्नू दिल्ली का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अपशिष्ट न्यूनीकरण के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक फंगी की खोज की है? तो हाल ही में जर्मन के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं ये ना, जो भी अपने सस्पेंडेड अपने ये प्लास्टिक पोल्यूशन है ना, उनको जो प्लास्टिक है उनको खा लेते हैं ये। तो ये कहते हैं ये बहुत बड़ी समस्या से कहीं ना कहीं निपटने के लिए अच्छा मदद मिलेगी। तो जर्मनी का एक बार मैप देख लीजिए, ये है जर्मनी, इसकी है कैपिटल बर्लिन। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा राज्य देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाएगा? तो छत्तीसगढ़, भैया ध्यान रखें, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देश का तीसरा सबसे बड़ा गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व इसका नाम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इस टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, वहीं बफर जोन में रहने वाले ग्रामीण को नौकरी भी। वहीं आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्री सैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश नागार्जुन वहां के सुपरस्टार, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। असम में मानस टाइगर रिजर्व देश का दूसरा सबसे बड़ा है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। भारत में कुल टाइगर रिजर्व 54 है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गवर्नर रमन डेका। कहां की बात हो रही है भैया? ये अभी तो हम बात कर रहे थे ना, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के लिए पुरुष ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पुरुष ध्वजवाहक बनाए गए हैं इस साल श्रीजेश, पी श्रीजेश चाहे आप बोलते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं नीरज चोपड़ा ना, इसमें अगर आप कहते हॉकी के प्लेयर हैं, आपको पता ही, सॉरी ये इन्होंने कि जेवलिन थ्रो में अभी हाल ही में सिल्वर मेडल, एक मेडल जो भारत में आया है सिल्वर, इन्होंने जीता था, ये ध्यान रखिए। सरबजोत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है, ये आपको ध्यान रखिए। स्वप्निल कुशाल ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, 10 मीटर की 10 मीटर पिस्टल में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसी के साथ अभी मैंने आपको ये कराया था ओलंपिक से जुड़े सारे प्रश्न को, तो यहाँ कराने का मुझे लगता है कोई दायित्व नहीं बनता है। आप इसको जरूर एक बारी वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, मैं ये कहूंगा आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खोला गया है? तो उड़ीसा में खोला गया है, ठीक है, पहला एटीएम। उड़ीसा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब जो भी वितरण प्रणाली के आधुनिक बनाने के लिए ना, पहला 24x7 मतलब 7 दिन खुलेगा, 24 घंटे। आप जाइए, जैसे एटीएम का कार्ड मिलता है ना, ऐसे आपका कार्ड होगा, आप इसमें डालिए और आपको ये अनाज दे देगा। तो 50 किलो तक चावल कुशलता से वितरण किया जाएगा। इसको क्यों लाया गया? ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। कितने सारे आप देखो ना लीकेजेस होते हैं, तो पीडीएस सिस्टम के आधार पर जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि लोग खा जाते हैं अनाज लोगों का।
उसी को रोकने के लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस उपभोक्ताओं मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। अंत्योदय अन्न योजना कब आई थी? 2000 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, परिवारों को निर्धारित एक पौष्टिक आहार देने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 में आया, 2013 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भोजन को अधिकार को एक न्यायोचित अधिकार बना देगा। तो क्या है? राइट ऑफ फूड इज अ जस्टिसेबल राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नंदनी सहकार योजना किसने शुरू की? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने की। ठीक है, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा नंदनी सहकार योजना का अभी हाल ही में हस्तांतरण किया गया है। इसमें हैंड होल्डिंग क्षमता के लिए लॉन्च किया गया है। यह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता को समर्थन करना है और व्यवसाय योजना तैयार करने के लिए क्षमता विकसित करनी है महिलाओं की, वहीं उनको क्रेडिट और सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाना है। एनसीडीसी 1963 में स्थापित हुई थी और भारतीय संसद के एक स्थापित एक वैधानिक निकाय है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए कितने परिवारों को लाभ मिलेगा? तो ध्यान रखिए, इसके तहत ना पूरे तकरीबन 1 करोड़ परिवारों को, ठीक है, 1 करोड़ परिवारों को इसमें मिलेगा लाभ। इसके तहत यह ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा, जिसके लिए 2.5 ट्रिलियन 2.3 ट्रिलियन आवंटित किए गए हैं। तो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का उद्देश्य सभी मौसम के लिए पक्के घर उपलब्ध कराना है, यह आपको ध्यान रखेगा, जिसमें 25 लाख तक के होम लोन की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के 2 घटक हैं, शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य योजना ग्रामीण और रूरल, या बोल सकते हैं। इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रस्तावों के बाद किस महासागर में 3 पानी के नीचे भौतिक विशेषताओं को आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, इंडियन ओशन। ठीक है, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम सीटीएस हाल ही में समाचारों में देखा गया, किससे संबंधित है? तो आरबीआई ने अभी चेक क्लियरेंस को ना कि 25, अब ये क्या होगा, रात में भी आपके चेक क्लियर, एक दिन में ही चेक क्लियर हो जाया करेगा, तो उसी के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में चेक समावेशन में तेजी लाने के लिए चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली के अंतर्गत चेकों का सतत समावेशन शुरू किया है। सीटीएस एक ऑनलाइन प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में चेक छवि और चुंबकीय स्याही वर्ण पहचान डेटा के कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इसमें क्या भौतिक संचालन को रोक दिया जाएगा चेक के। तो यहां आपने बैंक में चेक डाला, स्कैन करके वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, गवर्नर है शक्तिकांत दास। गवर्नर की स्पेलिंग GOVERNOR होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिसे कंपीपॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में समाचारों में देखा गया किस रोगजनक के कारण होता है? तो मंकी पॉक्स की बात हो रही है। क्या होता है? ये फंगस है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है? तो एक तरह का ये वायरस है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसा वायरस है? तो हाल ही में ना मंकी पॉक्स के मामले में वृद्धि को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक हुई थी, जिसमें 1970 में ना कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य में पहली बार ये बीमारी मिली थी। तो देखिए कैसी है, वायरल डिजीज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वायरस से होने वाले सारे डिजीज यहाँ हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, चिकन पॉक्स यह वेरिला जोस्टर के कारण होता है। चेचक यह वेरिला वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स और चेचक, ये ध्यान रखिएगा, दोनों जिसे हम कह रहे हैं ना, चिकन पॉक्स और चेचक एक ही चीज है। ठीक है, देखो वेरिसेला और वेरिजियोल एक ही वायरस है। सामान्य सर्दी या राइनो वायरस के कारण होती है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह एचआईवी के कारण होती है। खसरा या खसरा वायरस के कारण होता है। कष्टमाला यह मम्स वायरस के कारण होता है। रेबीज या रेबीज वायरस के कारण होता है, जिसे रोबिडोरोवेडिया परिवार से है। डेंगू बुखार या डेंगू वायरस के कारण होता है। वायरल एन्फिसिलिटिस एक मस्तिष्क में सूजन आती है, जो कि रेबीज वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, संजय शुक्ला। ये ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवास वित्त कंपनियों के समग्र विनियमन और लाइसेंसिंग के लिए शीर्ष निकाय है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया था। इसी के साथ यह सेशन पूरा होता है।
कल फिर मिलेंगे मंडे को एक नए सेशन के साथ डेली करंट अफेयर्स में अपने, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।